यस। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने करा था मोशनल एंड ट्रांसफॉर्मर फोर्सेस, ठीक है, और उसकी वजह से हम लोगों ने काइंड ऑफ ईएमएफ हमने आइडेंटिफाई करा था, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने टाइम वेरिंग फील्ड में या फिर लूप के मूवमेंट की वजह से जो ईएमएफ जनरेट हुआ था वो निकाला था। यानी हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर टाइम के साथ साथ वेरी करें या फ्लक्स को कट करें तो हमारा कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कॉइल में, उस लूप में, वो हमने कैलकुलेट करा था यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन या यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द फोर्स, है ना। तो वहाँ से हम लोगों ने बेसिकली जो फोर्स है उसको निकाला था। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करते थे, और वहाँ से हम लोगों ने ये सारे तीनों अलग अलग केसेस के लिए इक्वेशंस को डिराइव करा था। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने कल न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे करे थे। ठीक है, तो आज जो है हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टॉपिक यूजुअली हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मेरी मैक्सवेल्स की इक्वेशन चेंज होती हैं। ठीक है, टाइम वेरिंग कंडीशन में मैक्सवेल की इक्वेशन को चेंज करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करूं तो अब तक मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट का जिक्र भी नहीं करा, है ना। मैंने अब तक केवल एक करंट पढ़ी है, कंडक्शन करंट या कन्वेक्शन करंट। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट की। कंडक्शन करंट या कन्वेक्शन करंट जो थी, बेसिकली ये थी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज के मूवमेंट की वजह से मटीरियल के अंदर। लेकिन देयर आर केसेस इन विच जो मटेरियल है उसके अंदर कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो अपनी पोजीशन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे थ्रू आउट द लैटिस, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, थ्रू आउट द मेटल मटेरियल। ठीक है, ऐसे केस में जैसे कि हमने जिक्र भी करा है बाउंड चार्जेस का, है ना। तो अगर कोई ऐसा चार्ज है जो कि बाउंड चार्ज है, मतलब अपनी पोजीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव नहीं कर सकता है, अंदर मूव नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में उस डिस्प्लेसमेंट चार्ज की वजह से जो करंट होगी, डिस्प्लेस्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, उसकी वजह से, यानी चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो करंट होगी उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, मैथमेटिकली पहले हम पढ़ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है, और फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि ये वाकई में कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैथमेटिकली मैं इसको डिराइव करता हूं। हमने मैक्सवेल्स की इक्वेशन पढ़ी है, मैक्सवेल्स की इक्वेशन नंबर 4 डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे। ध्यान है आप लोगों को? यस हमने सर। 4 इक्वेशंस पढ़ी हैं, डेल डॉट डी, उसके बाद डेल क्रॉस ई, उसके बाद डेल डॉट बी, और उसके बाद डेल क्रॉस एच। अगर आपको याद हो तो डेल डॉट डी को हम बोलते थे रूवी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेल क्रॉस ई होता था 0, डेल डॉट बी होता था 0, और डेल क्रॉस एच होता था जे, है ना। मैंने इस मैक्सवेल्स की 4th इक्वेशन को अपने कंसिडरेशन में इस मैथमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए लिया। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ कर्ल ले लूं, ठीक है, सॉरी डाइवर्जेंस ले लूं, डाइवर्जेंस बोथ द साइड्स। डाइवर्जेंस इसलिए ले रहा हूं मैं, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ द साइड्स, क्योंकि डेल डॉट जे मुझे पता है, डेल डॉट जे इक्वल टू कितना होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से माइनस डेल रो वी बाई डेल टी, है ना। और मुझे पता है कि जब करंट चेंज हो रही है, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है, तो वो एक टाइम का फंक्शन होगा। तो अगर मैं डेल डॉट ऑफ बोथ साइड्स क्या ले लूं, डाइवर्जेंस ले लूं, तो ये इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं डेल डॉट ऑफ डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डॉट जे। मैथमेटिकली डेल डॉट जे को हम डिराइव कर चुके हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से, दैट इज माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, और हमें पता है कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है
टाइम के साथ साथ मूव करेगा ऑब्वियसली, तो दिस कैन नॉट बी जीरो, यानी दिस डेल रो वी बाई डेल टी कैन नॉट बी जीरो। और अगर चार्ज स्टेशनरी होता, चार्ज कांस्टेंट होता, तो ऐसे केस में हम ये बोलते कि ये चीज जीरो थी। लेकिन अगर चार्ज मूवमेंट कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट चार्ज, जो मैंने बताया था आपको कि जो बाउंड चार्जेस हैं वो अपनी पोजीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस होगा नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट है डी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर लग रही है या इधर लग रही है, उसकी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो वो डिस्प्लेसमेंट जो है चार्ज का, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये दिखाएगा मूवमेंट एक पर्टिकुलर सरफेस से। अगर मैं एक इमेजिनरी सरफेस मानूं, उस सरफेस के नीचे अगर कोई चार्ज था, तो ये जो चार्ज था ये बेसिकली अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गया, यानी ऊपर भी और नीचे भी। तो उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जो चार्ज का मूवमेंट है टाइम के साथ साथ उस पर्टिकुलर इमेजिनरी सरफेस से, वो मेरा जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है ना, ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, ऐसे केस में ये बोलूंगा कि दिस डेल रो वी बाई डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। बीच में लाइट चली गई है तो हो सकता है शायद 1-2 मिनट का डिसकंटिन्यूटी हो, तो आप मुझे बता देना जिस भी इंस्टेंट पर लाइट, जब भी आपको मेरी आवाज आनी बंद हो जाए, ठीक है। अब मैथमेटिकली डेल डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू होता है जीरो, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो लॉजिकली ये मेरा जीरो होना चाहिए, लेकिन ये जीरो नहीं है। LHS शुड बी जीरो but RHS is not equal to zero, so the equation does not holds true, है ना। दोनों केसेस में ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ऐसे केस में मैं समझता हूं शायद डेल डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू जीरो, है ना, यानी हमने ये देखा था कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज इक्वल टू जीरो, ये हमेशा होता है, ऑलवेज मैथमेटिकल आइडेंटिटी है कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज ऑलवेज जीरो। लेकिन LHS तो जीरो हो रहा है, लेकिन ये RHS जीरो नहीं हो रहा है। RHS जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट चार्ज की वजह से देयर इज सम चेंज इन दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो टाइम के साथ साथ रेशो है दैट विल नॉट बी जीरो, हम इसको जीरो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस आइडेंटिटी को देखूं तो ये आइडेंटिटी टाइम वेरिंग कंडीशन के लिए, जब टाइम के साथ साथ चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे केस में आई कैन नॉट कीप दिस आइडेंटिटी ट्रू। क्यों? क्योंकि दिस आइडेंटिटी डज नॉट होल्ड्स ट्रू फॉर टाइम वेरिंग कंडीशन। मैथमेटिकली ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि टाइम के साथ साथ मेरा चार्ज चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से कंडक्शन करंट डेंसिटी चेंज हो रही है। ऐसे केस में हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेट करने के लिए, इसको एक आइडेंटिटी की फॉर्म में डेवलप करने के लिए हमने एक एडिशनल डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को इस इक्वेशन के अंदर ऐड करा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि दिस इक्वेशन, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन नंबर 1, देन वी ऐड a displacement current density in place of del cross H, in place of del cross H equals to J, we have introduced another parameter that is J plus JD. Now अब हम ये कहेंगे कि अब अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर कंडक्शन करंट डेंसिटी के साथ साथ J जो है मेरा कंडक्शन करंट डेंसिटी है, ये JC एंड JD दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो अब कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों करंट डेंसिटी को अगर मैंने इंक्लूड कर दिया, तो मेरा ये आइडेंटिटी डेल डॉट ऑफ डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यानी अब अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 के अक्रॉस डाइवर्जेंस लेता हूं बोथ साइड्स, ठीक है, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, अब ये आइडेंटिटी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लिखूंगा डेल डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? मैंने एक एक्स्ट्रा, बच्चों आवाज आ रही है? यस सर।
ठीक, मैंने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर इंक्लूड करा, दैट इज यस सर। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और मैंने ये बोला कि अब ये आइडेंटिटी ट्रू होगी मैथमेटिकली, मतलब अब मैं इसको जीरो कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं जीरो करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है दिस LHS इज जीरो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर डेल डॉट डेल क्रॉस एच को मैं जीरो कर देता हूं इक्वल टू जीरो, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि डेल डॉट जे जो है मेरा, वो मेरा किसके बराबर है, वो मेरा डेल डॉट जे डी के निगेटिव साइन के बराबर है, या डेल डॉट जे डी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का डेल डॉट जे। ठीक, और जे डेल डॉट जे मुझे पता है कितना है, दैट इज माइनस का डेल रो वी अपॉन डेल टी विद अ नेगेटिव साइन, दैट नेगेटिव नेगेटिव विल गेट कैंसल्ड आउट, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव, है ना। डेल डॉट जे इक्वल्स टू कितना होता है, डेल डॉट जे इक्वल्स टू होता है माइनस का डेल रो वी बाई डेल टी। जब मैंने ये चीज यहां रखी, सॉरी यहां रखी है ना, इस इक्वेशन में रखी, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी मैं अब एक पैरामीटर इंक्लूड करूंगा डेल डॉट जे डी, और वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल रो वी बाई डेल टी। यानी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का अगर मैं डाइवर्जेंस लेता हूं तो वो क्या आता है, वो आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब अगर मैं इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखूं तो ये रो वी क्या है मेरा, मैक्सवेल की इक्वेशन, पहली इक्वेशन में डेल डॉट डी इक्वल्स टू क्या होता है, रो वी, है ना। तो अगर मैं इस रो वी को डेल डॉट डी लिख दूं तो इस आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल टी ऑफ कितना, डेल डॉट डी। ठीक है, और अगर मैं इस LHS और RHS को कंपेयर करता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं डेल डॉट ऑफ क्या लिख दूं, डेल डी बाई डेल टी, मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो डाइवर्जेंस है ये कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट है ना, और ये जो t है ये केवल, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो टाइम का फंक्शन है। तो ऑटोमेटिकली मैं अगर इस डेल को बाहर निकाल लूं तो ऑटोमेटिकली मैं इसको अंदर ले आ सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन नहीं है, ये किसका फंक्शन है, ये केवल कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। तो पहले मैं इस कोऑर्डिनेट के फंक्शन के को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं, और फिर उसके बाद उसका डाइवर्जेंस ले लूं विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स, तो मुझे ये दोनों आइडेंटिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मेरा LHS क्या था, LHS था डेल डॉट जे डी, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया बराबर डेल डॉट डेल डी बाय डेल टी। ठीक है, ये मेरा इसके बराबर आ गया। यानी यहां से मैं जेडी की इक्वेशन को, जेडी को इक्वेट कर सकता हूं, कि मेरा जेडी कितना आ जाएगा, जेडी आ जाएगा मेरा डेल डी ओवर डेल टी। क्लियर हो गया बच्चों, यहां से मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई, वो आई मेरी डेल डी ओवर डेल टी। यानी जो इक्वेशन 2 मैंने ये एज्यूम करी थी, ये वाली इक्वेशन 2, इसके अंदर क्या लिया था, जे यानी कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस जे डी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, उन दोनों की इक्वेशंस को रख करके मैं इस इक्वेशन को फाइनली मॉडिफाइड फॉर्म में या टाइम वेरिंग कंडीशन में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। नाउ द मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन under the time varying conditions will become J plus JD, that is J plus del D by del T। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, डेल क्रॉस H इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू J प्लस del D by del T। So this will be the Maxwell's fourth equation now, and that is only applicable for the time varying condition। अब अगर मैं ये बोलूं कि मेरा E या D टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दिस पैरामीटर विल बिकम जीरो, और ऐसे केस में ये जो इक्वेशन फोर्थ थी मैक्सवेल की, जो टाइम वेरिंग कंडीशन वाली थी, वो स्टैटिक कंडीशन में क्या हो जाएगी, पुरानी वाली इक्वेशन हो जाएगी, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे। ये क्लियर है? This is यस सर। Maxwell's fourth equation, Maxwell's fourth modified equation, equation in modified form,
इन मॉडिफाइड फॉर्म, या यू कैन से इन टाइम वेरिंग फील्ड्स, टाइम वेरिंग कंडीशंस, ठीक है, टाइम वेरिंग कंडीशंस। तो ये किसी के लिए भी आप इसको निकाल सकते हो, टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए, टाइम वेरिंग फील्ड्स या टाइम वेरिंग कंडीशन के लिए मैंने इसमें लॉ का इस्तेमाल करके इसको चेंज कर दिया। यहाँ पर जे जो है मेरा, ये क्या है, ये कंडक्शन करंट डेंसिटी है, और जे डी जो है मेरा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। आप लोग जल्दी से बताओ मुझे कि क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को, सभी लोगों को? यस सर। समझ में आ गया? ठीक है। अब आप मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और उस एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज क्लियर हो जाएगी बेसिकली कि कैसे हम कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैपेसिटर है ना। कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर के अक्रॉस मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये मेरी आई करंट है, ठीक। इस आई करंट को मैं अक्रॉस द कैपेसिटर फ्लो कर रहा हूं, ठीक। तो अगर मैं इस आई को मानूं कि ये मेरा आई जो है वो डीसी करंट है, ठीक है। अगर आई डीसी है फॉर एग्जांपल, तो डीसी करंट के अक्रॉस, डीसी करंट के लिए मुझे ये पता है कि मेरा जो कैपेसिटेंस है वो जो इम्पीडेंस देता है वो कितना देता है, वो देता है 1/ओमेगा सी, है ना, ओमेगा इंटू सी। ओमेगा कितना है, 2πf, है ना, 2πf इंटू सी। और डीसी करंट के लिए, फॉर डीसी करंट, है ना, एफ मेरा कितना होता है, बहुत कम, जीरो, आइडियली जीरो। तो अगर आइडियली ये जीरो होगा, दैट मीन्स जीरो को अगर मैं किसी चीज से डिवाइड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कैपेसिटर के लिए इम्पीडेंस कितना है, इन्फिनिटी है, मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस है। और अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस है, बहुत लार्ज रेजिस्टेंस है, सॉरी, इम्पीडेंस है, तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, देयर विल बी नो करंट फ्लो अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आई जो है मेरा एसी है ना, तो एसी के लिए एफ की वैल्यू जीरो नहीं होगी, एफ की वैल्यू कुछ फाइनाइट होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की। और फाइनाइट वैल्यू के लिए मेरा ये वैल्यू इनफाइनाइट ना हो करके, जितनी मेरी एफ की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना मेरा एफ ज्यादा होगा, उतना ही मेरा ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू, इंपीडेंस वाली वैल्यू कितनी होगी, कम होगी। दैट मीन्स मेरा जेड सी विल बी डिक्रीजिंग एज एफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है। जितना एफ मैं बढ़ाता जाऊंगा उतना मेरा जेड सी बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। और जेड सी अगर मेरा कम हुआ, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि अब मेरे को उस कैपेसिटर से फ्लो होने वाली करंट में कोई इंपीडेंस नहीं लग रहा, कोई रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर मैं इसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मैं एक एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करूं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हम क्या बोलते हैं, करंट अगर आई फ्लो हो रही है, मैंने उसके अक्रॉस एक एम्पीरियन लूप बनाया, ये जो डार्क ब्लैक वाला है ये एम्पीरियन लूप मैंने बनाया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एम्पीरियन लूप है और इसकी डायरेक्शन है कुछ ये, या कुछ भी आप मान लो, जो भी आपका मन करे, ठीक। ये एम्पीरियन लूप मैंने ऐसे कंडीशन में एज्यूम करा है जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी, इस लाइन के वायर, करंट के वायर से जो डिस्टेंस है दैट इज सेम, दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ऐसे केस में मेरी इस पूरे लूप पर, इस एम्पीरियन लूप पर जो करंट, जो फील्ड की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी जीरो। नाउ इस केस में मुझे ये पता है कि एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई एनक्लोज कितना होगा, वो होगा आई, है ना, क्योंकि आई करंट इस लूप के अक्रॉस एनक्लोज है अलोंग द लाइन, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं डीसी करंट के लिए, तो क्या डीसी करंट में यहां पर कोई करंट है, नहीं है ना। जब डीसी करंट में यहां कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब आइडियली इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर ऐसे केस में मैं एज्यूम करके चलूं एक ऐसा एम्पीरियन लूप जिसकी जो सरफेस है वो कुछ इस टाइप की है, फॉर एग्जाम्पल द सरफेस इज पासिंग थ्रू द कैपेसिटर, इनसाइड द कैपेसिटर। मैंने एक सरफेस ऐसे एज्यूम करी जो ये कैपेसिटर के अंदर से होकर के जा रही है, ठीक है। एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई एनक्लोज से हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डेल क्रॉस एच डॉट डी एस, है ना। यानी अगर मैं इसका सरफेस एरिया देखूं तो इसका सरफेस एरिया ये है,
लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका सरफेस एरिया यही हो। अगर मैं इसका सरफेस एरिया ऐसे करके मानूं, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कोई काइंड ऑफ बाउल है ना, तो उस बाउल का एक सरफेस एरिया तो हो सकता है ये वाला जो टॉप वाला है, सरफेस एरिया टॉप, है ना, जो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया काइंड ऑफ कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरा सरफेस एरिया हो सकता है आपको ये वाला, ये जो बाउल की शेप है ना। और मैंने ये जानबूझ के इसलिए एज्यूम करा है क्योंकि आप इस कंडक्टर, इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप ध्यान से देखो तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस मेरी डीसी करंट फ्लो नहीं हो रही, बट स्टिल यूजिंग दिस इक्वेशन आई कैन से दैट दिस आइडेंटिटी होल्ड्स ट्रू। ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए मुझे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, मुझे कैपेसिटर के अंदर क्या है, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होते हैं, फ्री चार्ज नहीं होते हैं, बाउंड चार्जेस होते हैं। और बाउंड चार्जेस की वजह से जो करंट डेंसिटी आएगी वो कंडक्शन करंट डेंसिटी ना आने के बजाय क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर मेरे बाउंड चार्जेस हैं। जब मैंने उसकी दोनों प्लेट के अक्रॉस एक पोटेंशियल लगा रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, तो ऑटोमेटिकली उस पोटेंशियल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो मेरे डाइलेक्ट्रिक के अंदर बाउंड चार्जेस प्रेजेंट हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो माइन्यूट सी करंट अक्रॉस दी कैपेसिटर प्लेट्स अवेलेबल होगी, मेरे को मिलेगी, उसको मैं बोलूंगा क्या, उसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो लॉजिकली अगर मैं कैपेसिटर प्लेट के ऊपर की तरफ कोई भी सरफेस एरिया लेता हूं तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा, वहां पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर कंडक्शन करंट डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर मैं उसी सरफेस एरिया को अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट लेकर के जाता हूं तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा, वहां पर मैं ये बोलूंगा कि अब कैपेसिटर के अंदर में आ चुका हूं, और उस कैपेसिटर के अंदर की तरफ अगर मैं ले रहा हूं तो उस सरफेस के अंदर जो कंडक्शन करंट आएगी वो किसकी वजह से जो करंट आएगी बेसिकली वो किसकी वजह से आएगी, वो आएगी डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट चार्जेस की वजह से, बाउंड चार्जेस की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर की कंडक्शन करंट क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। समझ में आया बच्चों? जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल आईडी, तो आईडी की वैल्यू कितनी होगी, आईडी की वैल्यू कितनी होती है बताओ, जे डॉट डी एस, है ना। तो मैं सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और उसको सरफेस एरिया से डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगी, है ना, आईडी मिल जाएगी। और जेडी को मैं लिख सकता हूँ डेल डी बाई डेल टी, डेल डी बाई डेल टी डॉट डी एस। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपने इस आइडेंटिटी को यानी इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, टाइम वेरिंग कंडीशन में मेरी डिस्प्लेसमेंट करंट पिक्चर में आएगी, लेकिन अगर मैं स्टैटिक कंडीशन की बात करता हूँ जहाँ पर टाइम के साथ साथ मेरी कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है, ऐसे केस में वी विल नॉट टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट, वी ओनली कंसिडर या कॉन्सेंट्रेट आवर स्टडी ऑन द कंडक्शन करंट ओनली। ठीक है, अब there may be a place in which where the conduction current is not present, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में अगर कोई कंडक्शन करंट नहीं है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, उसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि मैं इस जे को कर दूंगा जीरो। तो ऐसे केस में जहां पर मेरी कंडक्शन करंट नहीं है वहां पर मेरी डिस्प्लेसमेंट करंट ही होगी या तो नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट करंट अगर होगी तो वो होगी, डिपेंड करेगा उस क्या कहते हैं बाउंड चार्जेस के ऊपर। कोई ऐसे चार्ज जो अपनी पोजीशन से थोड़े से डिस्प्लेस्ड हो जाए, रीलोकेट हो जाए अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये बेसिकली मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी वहां पर पिक्चर में आएगी। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन किस तरीके से मॉडिफाई होती है, और उसके बाद किस तरीके से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट को, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को विद द हेल्प ऑफ अ कैपेसिटर समझा। जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? अगर हाँ तो फिर मैं इसको मैथमेटिकली न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बता देता हूं कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो आप फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब
कैपेसिटर मैंने समझाया है तो कैपेसिटर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ये बुक में भी दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको नोट करने में दिक्कत है तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हो। ये एग्जाम्पल 8.4 है, ठीक है। एग्जाम्पल 8.4 ऑन पेज नंबर 3, सडीको बुक की पेज नंबर 341 पे आपका एग्जाम्पल 8.4 है, ठीक है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कैपेसिटर की जो प्लेट है उसका एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया एरिया। और उन दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन यानी जो है डी, वो कितना है, वो दे रखा है 3 मिलीमीटर, ठीक है। हैज अ वोल्टेज, अब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगाया है मैंने वो कितना लगाया है, वो लगाया है 50 साइन 10 पावर 3 t वोल्ट, ठीक है। इस प्लेट पे मैंने उन दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल लगाया है 50 साइन 10 पावर 3। अब आप ध्यान से देख सकते हो v जो है मेरा ये टाइम का फंक्शन है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट यानी आई डी आपको कैलकुलेट करनी है, और आपको एज्यूम करना है कि ये जो उस मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो परमिटिविटी है दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे, हमें क्या निकालना है, अल्टीमेटली हमें निकालना है डी, क्योंकि डेल डी बाई डेल टी से हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल सकते हैं, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट करंट जेडी है ना, और अगर मुझे ये जेडी पता लग गया तो इस जेडी को मैं ds के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे id मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे d निकालना है, तो d निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे e निकालना पड़ेगा, और मुझे पता है e कितना होता है, e होता है, जल्दी बोलो, v अपॉन डी, है ना, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो मुझे ये पता है कि e की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में नहीं दे रखा कुछ भी, तो मैं सीधे सीधे क्या निकालूंगा, केवल इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालूंगा। तो e इक्वल्स टू v अपॉन डी, ठीक है। v इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है ना, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, ये d डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, उन दोनों प्लेट्स के बीच में, इसीलिए मैंने इसको v अपॉन डी ले लिया। v कितना है 50 साइन 10 पावर 3 t, है ना, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है 3 मिलीमीटर की, 3 मिलीमीटर की डिस्टेंस है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिस्टेंस हो गई, ये मेरी एम्पियर पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई एप्सिलॉन से कर देता हूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू बाकी सारा ये, ठीक है। ये आ गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जेडी, ठीक है। जेडी, जेडी क्या करेंगे हम, हमें इस क्वांटिटी का, ये जो हमने डी निकाला, डी कितना निकला 2 इंटू 50 मतलब 100, 100 बाई 3, है ना, साइन 10 पावर 3 टी, और ये -3 ऊपर जाके हो जाएगा +3, तो इसको लिख लेंगे हम इंटू 10 पावर 3 एम्पियर पर मीटर, एप्सिलॉन नॉट रह गया, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एम्पियर पर मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, जेडी निकालना है। तो जेडी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो देखो टाइम का फंक्शन केवल और केवल ये है, यानी मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा अगर इसका, तो बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे। जेडी कितना हो जाएगा, जेडी विल बी सिंपली 100 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 3 इंटू 10 पावर 3, ये तो कांस्टेंट है, इसको ले लिया मैंने बाहर। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस, है ना, तो कॉस 10 पावर 3 टी इंटू, चूंकि 10 पावर 3 टी है यहाँ पर 10 पावर 3 और हो जाएगा, है ना, तो ये मेरा जेडी आ जाएगा, ठीक। अब इस जेडी से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आईडी। तो आईडी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आईडी के लिए जेडी इंटू एरिया, ठीक है। एरिया आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस जेडी, ये जो भी वैल्यू आए, इसकी अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आईडी मिल जाएगी,
और आप ये ध्यान रखेंगे कि आईडी जो है ये आपका फंक्शन होगा किस चीज़ का, आईडी आपका टाइम का फंक्शन होना चाहिए। वो आप देख सकते हो दैट टी इज ऑल्सो अवेलेबल इन द एक्सप्रेशन ऑफ द आईडी, दैट इज वाई यू कैन से दैट आईडी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताओ। इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सारे वैल्यूज को सॉल्व कर लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो और आप इसको सॉल्व करके आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जल्दी से बताओ, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये क्लियर है अगर तो आप मुझे फटाफट से पहले तो इसका आंसर बताओगे, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताओगे। अगर फ्री स्पेस में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो आपको दे रखा है 20 cos ओमेगा t माइनस 50x AY कैप एम्पियर पर मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर, नॉट एम्पियर इट्स वोल्ट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वोल्ट पर मीटर। ठीक, आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है तीन चीजें। कैलकुलेट नंबर 1, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ठीक, JD वेक्टर की फॉर्म में है ए वाई कैप, तो ऑटोमेटिकली JD भी वेक्टर की फॉर्म में आएगा, इसलिए मैंने वेक्टर लगा दिया है। दूसरा चीज आपको क्या निकालना है? दूसरा चीज आपको निकालना है H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर, ठीक है। और तीसरी चीज आपको निकालनी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यानी ये एक तो आपको ये निकालना है, एक आपको पुराने वाले तरीके से JD निकालना है, और फिर डेल क्रॉस H इक्वल्स टू JD है, क्योंकि फ्री स्पेस के अंदर कंडक्शन करंट डेंसिटी तो है नहीं, है ना, तो डेल क्रॉस H इक्वल टू JD रख दोगे और वहां से डेल क्रॉस यानी मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है, आप वहां से H की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। ये उसी पेज पे 341 पे ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8.4 है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, सोल्यूशन नहीं है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। इस तीनों पैरामीटर के आपको आंसर गिवन है, ठीक है, वो आंसर आप बुक से देख लेना, और आप इस क्लास के बाद जब भी लंच टाइम है आपका, उस लंच टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आप सब लोग मुझे इसका सोल्यूशन भेजोगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर सोल्यूशन ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब आपको चीजें क्लियर हो गई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर गलत आता है तो फिर वील डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है बच्चों, क्लियर है? जल्दी से बताओ, कर लोगे? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, तो अगर आपका ये क्वेश्चन ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद मैक्सवेल्स की चारों इक्वेशंस को टाइम वेरिंग कंडीशंस के लिए, कि कौन कौन सी इक्वेशन ऐसी रहेगी जो चेंज होगी टाइम वेरिंग कंडीशन में। एक तो मैंने बता दिया आपको डेल क्रॉस H इक्वल टू J प्लस JD, एक इक्वेशन और चेंज होती है, विल डिस्कस दैट in the next lecture. Del cross E is not equal to 0, टाइम वेरिंग कंडीशन के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट वाली इक्वेशन दोनों सेम रहेंगी, क्रॉस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन दोनों चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? यस सर।